हेलो बच्चों, आज हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो ग्राफ होगा काइनेटिक और पोटेंशियल में, वो किस तरह से होगा कि देखो, जब हमारा ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से ये कोई ब्लॉक बंधी हुई है, बाउंड है, तो जैसे हम इसको पकड़ के स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद किस पोजीशन तक लेके आते हैं, ये दो पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट इनको बोलते हैं, ए और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट बी। दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं ए और बी। तो बी तक जब इसको लेके आते हैं और उसके बाद रिलीज करते हैं, तो ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है, लगातार लगातार वाइब्रेशन दिखाती है, शो करती है। तो उस टाइम पर जब ये बी पॉइंट पर होगी तो इसके अंदर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक जीरो होगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट में है, और काइनेटिक केवल तभी होती है जब बॉडी मोशन में होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में तब तक होती है जब तक वो मोशन में है। अब जरा सोचो, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं, पुल करते हैं, है ना, स्ट्रेच कराएंगे स्प्रिंग के अंदर, इस ब्लॉक को पुल करते हैं, तो इस पॉइंट पर आने तक, जब ये इस पर आएगी तो ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट में। रेस्ट में काइनेटिक मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल काइनेटिक जीरो होगी और पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। लेकिन ओरिजिन के पास से जब ये जाएगी ऐसे तेजी से, तो बड़ी तेजी से जाएगी, मींस यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक होगी, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड कम होती है। भाई ऐसे समझो, किसी बॉल को गिराते हैं, बॉल जब ऊपर नीचे से ऊपर आती है तो मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर उसकी रेस्ट में आती है, तो काइनेटिक जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। उसी तरह से स्प्रिंग के वाइब्रेशन में भी है। तो देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर काइनेटिक हमारी मैक्सिमम होगी क्योंकि तेजी से कुछ पास होती है वहां से, लेकिन पोटेंशियल जीरो होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इसलिए जीरो नहीं होगी, स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती है। तो स्टार्टिंग में जब माइनस एक्स पर देखें तो पोटेंशियल माइनस एक्स और प्लस एक्स पर, तो पोटेंशियल मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक जीरो है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है। तो ये ग्राफ हमारी हमें समझनी है। इसके बाद हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, और वो ग्राफ कैसी होती है, देखो, जब कोई बॉडी किसी हाइट पर जाती है या ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो नीचे आते टाइम लगातार उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी वाई एक्सिस को एनर्जी के लिए कंसीडर करते हैं। वी टेक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस एंड हाइट एक्स एक्सिस। हाइट को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और एनर्जी को वाई एक्सिस के अलोंग। सपोज यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहां से यहां तक आती है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, जब जीरो हाइट होगी। तो मैक्सिमम क्या होती है, जीरो हाइट पर मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल जीरो होगी। और हमें पता है जब हाइट मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमारी पोटेंशियल के लिए और ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ये वाली टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल हमेशा उन दोनों का सम। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स रहती है। तो ये दो ग्राफ हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कौन सी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पे अगर याद होगा तो कर दोगे, अदरवाइज गड़बड़ करोगे। तो देखो, कई तरह की एनर्जी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपने पढ़ी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी जो किसका सम होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की या तुम्हारी मसल्स की या किसी भी बॉडी की, चौक के अंदर एक एनर्जी है, तो इनके मॉलिक्यूल्स की वजह से, इनके एटम्स, न्यूक्लियस की वजह से जो इनके अंदर एनर्जी है, दैट इज इंटरनल। हीट और थर्मल एनर्जी, उनकी हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो उनके अंदर एनर्जी होती है। केमिकल, उन्हीं के केमिकल फॉर्म में जो पार्टिकल रहते हैं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, और न्यूक्लियस एनर्जी न्यूक्लियस की टर्म में। तो इस तरह से कई तरह की एनर्जी होती है, विंड एनर्जी वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। अब ये पावर क्या होता है ये समझना है। हमने किसी दो पर्सन को वर्क देते हैं और बोलते हैं कि आपको ये वर्क पूरा करना है, दोनों ही पूरा कर देते हैं, दोनों लोग उस वर्क को पूरा कर देते हैं, तो हम उनको पैसे दे देते हैं, भाई अप्रिशिएट करते हैं उनको कि आपने उनको, भाई उनकी प्रशंसा तो होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना वर्क किया है। लेकिन हमने देखा कि भाई इन दोनों में भी तो किसी कोई ज्यादा करने वाला होगा और कोई कम करने वाला होगा। हमने दो पर्सन को वर्क दिया, दोनों ने वर्क किया, तो सही बात है दोनों की बड़ाई होनी चाहिए। लेकिन उन दोनों में भी देखे कि इन दोनों में कौन ज्यादा करता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, टाइम की बाउंडेशन रख देते हैं, क्योंकि वर्क तो दोनों ही करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, फिर टाइम की बाउंडेशन रखते हैं। तो टाइम की बाउंडेशन क्या करते हैं, दोनों को बोलते हैं कि आपको आज यहां से दिल्ली जाना है, और यहां से जब दिल्ली आप जाएंगे तो आपका टाइमिंग देखेंगे। तो दिल्ली तो दोनों पहुंचते हैं, लेकिन एक पर्सन को जाने में 1 घंटा कम लगता है, दूसरे को 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो जिसने 1 घंटा कम लेता है, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा होती है। पावर से मतलब क्या होता है कि जब हम वर्क को टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनकी स्ट्रेंथ को पावर बोलते हैं। फिर से समझो, कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, वर्क। फिर से सुनो, कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट की अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करती है। फिर से, कोई भी बॉडी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसको क्या बोला जाता है, वर्क। लेकिन अगर वर्क में भी टाइम की बाउंडेशन रखते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो वर्क होती है दैट इज पावर। और फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट वॉट, सिंपल पूरी की पूरी यूनिट वॉट, पावर का फॉर्मूला W वर्क अपॉन टाइम। देखो W की वजह से वॉट नहीं है, पावर की है। साइंटिस्ट जेम्स वॉट ने पावर के बारे में बताया, इसलिए वॉट रख दिया है। और W अपॉन टी, W की क्या यूनिट होती है, जूल, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड, तो ये हो जाएगी जूल सेकंड इनवर्स। ये यूनिट किसकी है, पावर की, तो जूल पर सेकंड। और यूनिट हो सकती है न्यूटन, जूल की जगह न्यूटन मीटर पर सेकंड, और हो सकती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इस तरह से कई सारी यूनिट होती हैं। तो डिफाइन क्या होगी वर्क की, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क के लिए डायमेंशनल क्या होता है, आएंगे बच्चों ये, कभी ये बोलो सर ने बताया नहीं था, डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे हर हाल में। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2, और टी की क्या होती है, टी। तो क्या आ जाएगा, ml2t-3, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। अब इसकी यूनिट क्या क्या होती है, किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वोट, और 1 हॉर्स पावर। ये सारी बच्चों वोट पावर की यूनिट है। एसआई यूनिट यही होती है जो मैंने इधर लिखी है, ये अदर यूनिट्स है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, सारी एसआई यूनिट ये होती है। किलोवाट, और हॉर्स पावर।
हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोट। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आप पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कराई है, ये सबको याद होनी चाहिए। अब इसके लिए एक फॉर्मूला और करना है। देखो जरा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी टाइम को फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। एक फॉर्मूला तो ये आ जाता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। दूसरा, इसकी और भी बहुत सारी यूनिट है, 1 किलोवाट आवर, है ना, कि एनर्जी हम देखो घर के अंदर बोलते हैं इतने यूनिट खर्च हो गए। उस यूनिट का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट 1 आवर में जब हम खर्च करते हैं तो उसे कितना बोला जाता है? 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, इसको हमें सेकंड, वोट और सेकंड में बदलना। तो 1 किलोवाट को वोट में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 10 की पावर 10 टू दी पावर 3 वोट, और आर को बदलने के लिए क्या करोगे? 3600 सेकंड, बिकॉज 1 आर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोट सेकंड, या ये भी बोल सकते हो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोट सेकंड। ये आ जाता है बच्चों, तो ये पता होना चाहिए 1 किलो वोट आवर में कितने वोट सेकंड होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोट सेकंड, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, ठीक है, ये जूल भी बोला जाता है। क्योंकि इसी फॉर्मूले को हम उल्टा लें, यहां देखना, W इक्वल टू पी टी, पावर की यूनिट वोट, टाइम की यूनिट सेकंड। तो वोट सेकंड किसकी यूनिट हो गई? पावर की, वर्क की भी यूनिट होती है, वर्क की एक यूनिट ये भी होती है वोट सेकंड। कर लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलिजन, और कोलिजन बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कोलिजन के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एंड लास्ट, कोलिजन। अब ये कोलिजन क्या होता है वो समझना है। कोई भी वन बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है, दूर से एक दूसरे के पास आती है मोशन करते हुए। बच्चों देखो, कोलिजन किसको बोलते हैं? कोई भी दो बॉडी मोशन करते हुए एक दूसरे के पास आती है, या एक बॉडी दूसरी रेस्ट बॉडी के पास में आती है और उसके बाद इंटरैक्शन के थ्रू वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलिजन। अब ये दो तरह का होता है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? जिसमें मोमेंटम और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो, किसी भी तरह का कोलिजन है, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। बच्चों याद रखना, कोलिजन किसी भी तरह का है, कोलिजन किसी भी तरह का, कोलिजन किसी भी तरह का होगा, इलास्टिक और इन इलास्टिक, हमेशा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मैंने क्या बोला? कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक? मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहता है। बट चलिए,
तो कोलिजन किसी भी तरह का है, इलास्टिक या इनइलास्टिक, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल किस केस में कंजर्व रहती है? इलास्टिक कोलिजन के केस में। इनइलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो हमारे दो तरह के होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक। अब इसमें भी दो चीजें हैं, इलास्टिक कोलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक है या पार्शली है ना। इसी तरह से इनइलास्टिक के केस में भी देखो, कोलिजन कितने तरह के, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, दोनों ही प्रोसेस में इलास्टिक भी दोनों तरह के होते हैं, परफेक्टली और पार्शियली। इसी तरह से इनइलास्टिक भी दोनों तरह के होंगे, परफेक्टली और पार्शियली। तो दोनों ही तरह में हमारा किसी भी तरह का कोलिजन है, मोमेंटम याद रखना हमेशा कंजर्व रहता है। तो हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन, है ना। लीनियर मोमेंट कोलिजन के केस में हमने जो अपना